हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिप्राय इंस्टीट्यूट जयपुर आपके दीर्घायु की कामना करता है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं दोस्तों आज मृदा विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य मृदा परिच्छेदिका और मृदा संस्तर के बारे में आप अध्ययन करेंगे दोस्तों, जहां से एक क्वेश्चन आने की हमेशा प्रबल संभावना रहती है और यहाँ से बहुत ही समृद्ध टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। उसी समृद्ध टॉपिक को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में कि मृदा परिच्छेदिका दोस्तों क्या होती है। मृदा परिच्छेदिका जो आपकी है दोस्तों, इसी का एक तरह से समझे इसी का बेटा होता है मृदा संस्तर। आपकी दोस्तों कोई भी सॉइल्स होती है, कोई भी मृदा होती है दोस्तों, उसमें बहुत सारे संस्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? संस्तर मतलब होरिजन्स। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? होरिजन्स पाए जाते हैं, संस्तर पाए जाते हैं। तो जब आपकी मृदा में ऊर्ध्व काट लगाया जाता है या ऊर्ध्व खंड जो होते हैं आपके दोस्तों, आपके जो ये खंड होते हैं दोस्तों, वर्टिकल जो आपके पार्ट्स होते हैं, यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में आपको दोस्तों एक शब्द विशेष याद रखना है कि वर्टिकल खंड, जो वर्टिकल खंड होते हैं दोस्तों, वहां से लेकर के इस प्रकार से, जैसे आप इसका सोइल का जो ऊपर की जो लेयर्स हैं उनका एक जो खंड होता है दोस्तों, उस खंड से लेकर के मृदा के सभी पैतृक पदार्थ मतलब निम्न संस्तरों होरिजन्स से गुजरता है तथा मृदा के पैतृक पदार्थों तक फैला रहता है। एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप इसका हो सकता है मृदा परिच्छेदिका का। ऐसे नहीं है कि फिक्स कोई एक दो फीट में ही आपका सोइल प्रोफाइल हो, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, इसको सीधा सा अपन एग्जाम्पल की भाषा में समझे। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जैसे बीकानेर जिला है आपका, वहां पे आपका जिप्सम निकलता है, लेकिन जयपुर जिले में जिप्सम नहीं निकलता है। या अपन बात करें दोस्तों की जैसे अभ्रक सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में निकलता है, जयपुर जिले में अभ्रक नहीं निकलता है। चांदी आपका उदयपुर में निकलता है, जयपुर में नहीं निकलता है। हाँ, तो ये कारण है दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक लाइन लिखी हुई होगी लास्ट वाली की मृदा के पैतृक पदार्थों तक फैला हुआ होता है। ये बहुत बड़ा होता है। सभी देश, सभी राज्य, सभी जिले, एक गांव में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, किसी ग्राम में यानी एक हिस्से में ब्लू मिट्टी पाई जाती है तो एक हिस्से में बिल्कुल ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब एक ही मृदा के, एक ही आपका जो सॉइल है उसके कई टाइप्स हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि जैसे ऊपरी इलाकों में आपको ब्लू मिट्टी मिल सकती है, निचले इलाकों में आपको ब्लैक सॉइल मिल सकती है, रेड सॉइल मिल सकती है। एक ही जिले में आपको कई प्रकार की सॉइल्स का अध्ययन करना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपका सॉइल प्रोफाइल और सॉइल आपका मतलब होरिजन्स पे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताऊं दोस्तों, जैसे आप हाड़ौती संभाग में जाएंगे, कोटा संभाग में जाएंगे दोस्तों, तो कोटा संभाग में आप देखेंगे दोस्तों, वहां की जो सॉइल है दोस्तों, 10 फीट के नीचे आप देखेंगे कि वहां पत्थर पाया जाएगा, वहां पत्थर पाए जाएंगे। जबकि आप जैसलमेर जाएंगे दोस्तों, आप 500-700 फीट तक गहराई तक जाएंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलने वाला है, वहां पे केवल आपको ब्लू मिट्टी मिलने वाली है। तो ये हर जगह की अलग अलग संरचना होती है, हर जगह की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, हर जगह की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है दोस्तों, ओके। वैसे ही आपका डिपेंड करता है मृदा परिच्छेदिका पे। तो मृदा परिच्छेदिका आप लोगों ने देखा कि क्या होता है, ये मृदा का एक ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल खंड है जो मृदा के सभी निम्न संस्तरों से गुजरता है तथा मृदा के पैतृक पदार्थों तक फैला रहता है। करेक्ट दोस्तों, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए क्योंकि इसकी परिभाषा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों। यहां से आपकी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा सकता है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो मृदा परिच्छेदिका, और आप हमेशा मुझे पता है दोस्तों, आप सोइल प्रोफाइल और सोइल होरिजन्स में ही कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ये मैं बिल्कुल कंठस्थ बोल रहा हूं दोस्तों आपको कि आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार ये मृदा संस्तर क्या होता है और ये मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। मृदा परिच्छेदिका फादर है किसका? सॉइल होरिजन्स का, मतलब मृदा संस्तर का पिताजी है कौन? मृदा परिच्छेदिका। इस मृदा परिच्छेदिका के बेटे हैं कौन? मृदा यानी आपका जो संस्तर है वो। करेक्ट दोस्तों, ओके। तो मृदा का ऊर्ध्व कांड आपके ऊर्ध्व खंड हो गया है दोस्तों, जिसके बारे में आपने देखा दोस्तों। अब इसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं दोस्तों कि मृदा संस्तर क्या होते हैं, जहां से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जामिनर द्वारा। सॉइल होरिजन्स प्रोफाइल के बाद में बात करते हैं होरिजन्स की, जो कि बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मृदा संस्तर
सोइल होरिजन्स। सोइल होरिजन्स क्या होते हैं? जैसे आपकी सोइल्स को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आपकी जो मृदा होती है वो कई परतों में बटी हुई होती है। इन्हीं सोइल होरिजन्स की अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो मृदा संस्तर है सोइल होरिजन्स से दोस्तों आपका, ये मृदा की समान गुणों एवं संगठन की एकीकृत परत है। यानी कि आपके जो मृदा के समान गुण है दोस्तों एवं आपका संगठन की जो एकीकृत परत है दोस्तों, उसी का एक गुण है, उसी का एक रूप है। करेक्ट दोस्तों? ओके। अब देखिए दोस्तों, वनों की भूमि को ओ ए बी एवं सी संस्तरों में विभाजित किया गया है, जबकि सामान्य मृदाओं में आपका ए बी सी संस्तर पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो नॉर्मल सॉइल होती है, सामान्य मृदाएं होती हैं दोस्तों, उनमें कितने संस्तर पाए जाते हैं? तो आप ए बी सी के बाद में बात करने वाले हैं। जबकि जो वनों की भूमि है आपकी, फॉरेस्ट लैंड है दोस्तों, उस फॉरेस्ट लैंड में आपको ओ अलग से मिलेगा। ओ का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक लेयर पाई जाएगी, ये कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक संस्तर वहां पाया जाएगा दोस्तों, जिसके बारे में आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी जो मृदा है, आपकी जो सोइल है, इसके बहुत सारे इसको संस्तर में बांटा गया है। जैसे सबसे ऊपर वाला संस्तर, उसके नीचे सबसे ऊपर वाला संस्तर जैसे वनों में है तो ओ, और वनों में नहीं है तो सीधा आपकी मृदाओं में ए। जैसे आप देखेंगे आपकी जो सोइल है जिसमें आप खेती करते हैं दोस्तों, तो जिस सोइल में आप खेती करते हैं प्यारे दोस्तों, वो उसमें आपको ए बी सी संस्तर मिलेगा, वहां पे ओ नहीं मिलेगा। ओ संस्तर केवल वही मिलता है जहां वनस्पति बहुत ज्यादा होती है, जहां वनस्पति की अधिकता पाई जाती है, वहीं पर आपको ये मिलने वाला है दोस्तों। करेक्ट दोस्तों? ओके। अब इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों कि सामान्य मृदाओं में एबीसी संस्तर है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे ओ संस्तर आपका सबसे टॉप पे है, फिर इसके बाद में ए संस्तर है, फिर आपको A2 संस्तर भी मिलेगा, फिर आपको B संस्तर मिलेगा, फिर आपको C संस्तर मिलेगा। इस प्रकार से कई संस्तर से आपको गुजरना पड़ता है दोस्तों, कई प्रकार के होरिजन्स से आपको गुजरना पड़ता है। उसी के बारे में इसमें समझाया गया है, उसी के बारे में आपको बताया गया है। तो वनों की भूमि में एक एक्स्ट्रा संस्तर पाया जाता है, उसका नाम ओ है, जबकि सामान्य मृदाओं में ये नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो सामान्य सॉइल्स होती हैं आपकी, उनमें क्या ओ संस्तर पाया जाता है? तो आप लिखेंगे कि नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बनिक मृदाओं में या वनों की भूमि में क्या आपका ओ संस्तर पाया जाता है दोस्तों, तो आप राइट आंसर देने वाले हैं कि हाँ बिल्कुल वहां पे ओ संस्तर पाया जाता है, कार्बनिक संस्तर पाया जाता है। जो पत्तियों की जो परत है या कई प्रकार की वनस्पति है, उनके झड़ने से टूटने से ये बनता है। करेक्ट दोस्तों? ओके। सबसे पहले दोस्तों अपन बहुत ही मजेदार टॉपिक की बात करते हैं, उस संस्तर का नाम है ओ संस्तर। कौन सा प्यारे दोस्तों? ओ संस्तर के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, मतलब कार्बनिक संस्तर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक संस्तर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार और शानदार टॉपिक है दोस्तों। यह मुख्यतः वनों की मृदाओं की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि ओ संस्तर आपका वनों की जो भूमि होती है, फॉरेस्ट लैंड जो होता है दोस्तों, वहीं पर ये पाया जाता है। बाकी अन्य जो आपकी सॉइल्स होती हैं, अन्य जो आपकी मृदाएं होती है, वहां पे ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कार्बनिक संस्तर कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? कार्बनिक संस्तर कहते हैं। सामान्यतः यह अकृषित भूमि में पाया जाता है, जहां पे खेती नहीं करते हैं वहां पे ये पाया जाता है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, जहां पे खेती नहीं करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, जैसे उदयपुर संभाग में देखें या पूर्वी या उत्तरी राजस्थान में देखें, वहां पर क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े जंगल टाइप के आपके हैं, वहां पे पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ती रहती है, वहां पे कोई खेती करता नहीं है। तो वहां की जो ऊपर की सॉइल होती है उसमें वनस्पति प्रत्येक साल में कई बार गिरती रहती है, फिर बरसात के कारण या नमी के कारण वो सड़ती रहती है, गलती रहती है। इस प्रकार से वहां की जो सॉइल है बहुत उपजाऊ होती जाती है। करेक्ट दोस्तों? ओके। जबकि आपकी जो नॉर्मल सॉइल है उसमें आप हमेशा खेती करते हैं, ये आप सब लोग जानते भी हैं, उनमें आप हमेशा नॉर्मल क्या करते हैं? खेती करते हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं बताऊं, आप जो कोई भी नॉर्मल सॉइल होती है उसको आप इतना क्लीन रखते हैं कि उसमें कुछ कंकड़ पत्थर या पॉलीथीन के टुकड़े या कोई भी घास फूस को आप छोड़ते ही नहीं है, उसको भी जला करके बिल्कुल खेत को एकदम क्लीन रखते हैं। तो आप वहां पे कार्बनिक संस्तर की कैसे मतलब आप वहां पे मांग कर सकते हो? वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्तों। करेक्ट? तो यह मुख्यतः वनों की मृदाओं की ऊपरी सतह में पाया जाता है। और अगली बात करते हैं कि सामान्यतः यह अकृषित भूमि
जिसको बोलते हैं वर्जिन सॉइल। वर्जिन सॉइल का मतलब ये होता है दोस्तों जिसमें कभी खेती नहीं की गई हो, जिसमें कभी भी खेती नहीं की गई हो, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तथा कृषित भूमि, तथा अरेबल सॉइल जो बोलते हैं, कृषित भूमि जिसमें आप खेती करते हैं, उसमें ये अनुपस्थित होता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों आपको कि जिस मृदा में आप खेती करते हैं वहां पर तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल खेत को एकदम बिल्कुल क्लीन रखते हैं, एकदम बिल्कुल क्लीन रखते हैं, खरपतवार रहित हो या चारों तरफ कोई पेड़ पौधे उग रहे हो उनको भी आप काट करके बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, खेत को एकदम बिल्कुल सुंदर बना दिया जाता है। तो वहां पे आपका कार्बनिक संस्तर नहीं पाया जाता है। कार्बनिक संस्तर दोस्तों आपका केवल पाया जाता है तो वो वनों की भूमि में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओ संस्तर वाली जो सोइल होती है वो उपजाऊ होती है, जिनको क्या कहते हैं, अकृषिगत भूमि, मतलब जिनमें कभी खेती नहीं हुई हो लेकिन ये उपजाऊ होती हैं। क्या होती है दोस्तों? उपजाऊ होती है। उपजाऊ कैसे होती है दोस्तों, ये आप जानते ही हैं। ये उपजाऊ इस प्रकार से होती है दोस्तों कि जो आपकी सॉइल है उसके ऊपर कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं, और जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है वहां की उपजाऊ ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर कभी आप सॉइल लगाएं तो बहुत अच्छे से आप उसमें पैदावार ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको दोस्तों मैं बताऊं, आपने कभी एक झूमिंग खेती का नाम सुना होगा, झूमिंग खेती, झूमिंग खेती, इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती, झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती, ये तो मेरे सारे दोस्त जानते ही हैं। ये पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। कहाँ की जाती है दोस्तों? पूर्वी भारत में। ये दोस्त आप जानते ही हैं, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा ये की जाती है। वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, जो आपकी मृदा होती है, आपकी जो सॉइल होती है दोस्तों, उसके ऊपर से वनों में जंगल को काट दिया जाता है। वनों को काट करके, जंगलों को काट करके वो लोग क्या करते हैं, भूमि को खाली कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसमें आग लगा करके जो पत्ते या सूखी वनस्पति होती है उसको जला करके उसके ऊपर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। 4-5 साल तक ये प्रोग्राम उनका चलता है दोस्तों। 4-5 साल तक वो लोग इसमें खेती करते हैं। फिर इसके बाद में जैसे ही पैदावार कम होने लगती है वो उसको खाली करके दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, इसको जूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है। तो इस कार्बनिक संस्तर का एग्जाम्पल आपका हो सकता है दोस्तों जूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती, क्योंकि वहां कार्बन बहुत है वहां की मिट्टी में, क्योंकि वहां की जो वनस्पति है उससे बहुत सारा जो वनस्पति नीचे गिरा है, उसी वनस्पति से दोस्तों वो क्या करते हैं, नई आपकी भूमि तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें वो खेती करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये प्रोग्राम वही 2-4-5 साल तक चलता है। पैदावार कम होने के बाद में वहां से खाली करके चल देते हैं। करेक्ट दोस्तों। तो ये सबसे टॉप पे पाया जाता है, लेकिन केवल वनों की भूमि में ही पाया जाता है। ओके दोस्तों। अगला आपका सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बात करें दोस्तों, ए संस्तर, जिसको एलुवियल संस्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलुवियल संस्तर। ए संस्तर को क्या कहते हैं दोस्तों? एलुवियल संस्तर भी कहते हैं। ठीक है। एलुवियल, ए का मतलब ही है एलुवियल संस्तर। यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है जो सतही मृदा कहलाता है। मतलब आपकी मिट्टी जो नॉर्मल सोइल आप देखते हैं चारों तरफ, वनों के अलावा जितनी भी भूमि आप देखते हैं उनमें सबसे ऊपरी जो टॉप लेयर है दोस्तों आपकी, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है आपकी, वही आपका क्या कहलाता है? एलुवियल या ए संस्तर कहलाता है। करेक्ट दोस्तों। ओके। तो यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है जो सतही मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सतही मृदा कहलाता है। ठीक है। अब इस संस्तर को दोस्तों वॉशिंग आउट या अधिकतम निक्षालन, मैक्सिमम लीचिंग जोन कहते हैं, क्योंकि इस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होकर निक्षालित हो जाते हैं। सभी कृषि क्रिया इसी संस्तर में होती है। एक क्वेश्चन तो आपके दोस्तों ऐसे ही आ सकता है कि कौन से मृदा संस्तर में खेती संभव है या खेती की जाती है, तो आप करेक्ट आंसर देते हैं दोस्तों एलुवियल। कौन सा? एलुवियल संस्तर। करेक्ट दोस्तों। अब इसके बाद में बहुत ही मजेदार बात करें दोस्तों, तो वो मजेदार दोस्तों बात ये है, इस संस्तर को वॉशिंग आउट और निक्षालित क्षेत्र क्यों कहते हैं दोस्तों? जैसे ये आपका ए संस्तर है,
ये आपका बी संस्तर है, ये सी संस्तर है, आर संस्तर है दोस्तों, करेक्ट। ओके, तो ए संस्तर जो आपका होता है, इसी के ऊपर आप हमेशा खेती करते हैं, इसी के ऊपर आप हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, खेती करते हैं, इसी के ऊपर आप हमेशा फसल लगाते हैं। अब जैसे ज्यादा पानी आता है दोस्तों, आपका बारिश से बाढ़ वाढ़ हालात जैसे हो गए, पानी आपका गिरा दोस्तों, तो वो पानी क्या होता है दोस्तों, नीचे जाता है, नीचे चला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैक्सिमम लीचिंग, मतलब अधिकतम निक्षालन, अधिकतम निक्षालित, वो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, वो घुलता है और आपके जो पोषक तत्व है वो यहाँ से ही जाते हैं। एक मजेदार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और आ सकता है, वो ये आ सकता है, आपने अपर्दन के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में दोस्तों, अपर्दन के बारे में, इसके दोस्तों अपर्दन, अपर्दन, और अपर्दन दो प्रकार से आपने पढ़ा, वायु और जल अपर्दन। तो अपर्दन भी सबसे ज्यादा इसी संस्तर में होता है। आप ये भी याद रखें दोस्तों कि कौन से मृदा संस्तर में अपर्दन पाया जाता है, तो वो आपका ए में पाया जाता है, एलुवियल में पाया जाता है, क्योंकि ऊपर की जो सोइल होती है वो बारिश के साथ बहकर जा सकती है, वायु के साथ बह करके जा सकती है, तो इसको दोस्तों क्या कहेंगे, एलुवियल या ए संस्तर कहते हैं। और ये मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है जो सतही मृदा कहलाता है, करेक्ट दोस्तों। ओके, और इस संस्तर को वॉशिंग आउट या अधिकतम निक्षालन जोन भी कहते हैं, क्योंकि इस संस्तर में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पोषक तत्व गतिशील रहते हैं। इसी संस्तर में आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना दोस्तों, पोषक तत्व जो आपके होते हैं दोस्तों, वो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, पोषक तत्व हमेशा ऊपरी जो सॉइल होती है आपकी, टॉप सॉइल होती है, मैं लिख दूं दोस्तों यहाँ पे ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ए संस्तर जो होता है उसी में 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर की गहराई तक 1 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। 1 से 15 सेंटीमीटर तक आपके क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस गहराई तक आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद में ये पोषक तत्व घुल करके क्या होता है प्यारे दोस्तों, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो 4 बात आपके सामने निकल के आई है इस संस्तर से, कि एक तो ये सबसे ज्यादा निक्षालित होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा निक्षालित होता है। दूसरा, इसमें खेती करते हैं, बिल्कुल खेती करते हैं प्यारे दोस्तों। तीसरा, सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं 1 से 15 सेंटीमीटर तक। चौथी प्यारी दोस्तों इसमें बात है कि इसमें मृदा अपर्दन पाया जाता है, सोइल इरोजन इसमें पाया जाता है, इस मिट्टी में मृदा अपर्दन पाया जाता है, ये भी आप दोस्तों जानते हैं, करेक्ट प्यारे दोस्तों। ओके, तो 4 बात आपको इसमें याद रखनी है प्रमुख रूप से, अपर्दन, निक्षालन और आपका पोषक तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और खेती भी इसी में होती है। 4 बात आपके दिमाग में बैठी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आप वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट दोस्त हैं मेरे, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त जुड़ रखे हैं वो सारे इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे सारे साथी के साथी हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही तथ्यात्मक लोग हैं, जो बहुत ही उनसे मेरे को उम्मीद है। तो इस संस्तर को वॉशिंग आउट हो गया दोस्तों, मैक्सिमम निक्षालन खेती की दृष्टि से अच्छा है, इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, और इसमें ही सबसे ज्यादा अपर्दन पाया जाता है आपका, ठीक है। ओके, तो ये संस्तर आपका बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट संस्तर है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों आपका इलुवियल, मतलब ऐसे देखा जाए तो तीसरा है, ऑर्गेनिक वालों को काउंट किया जाए तो तीसरा है दोस्तों, बाकी वैसे दूसरा है। तो इलुवियल या बी संस्तर, इलुवियल या बी संस्तर, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलुवियल या बी संस्तर कहते हैं, करेक्ट दोस्तों। ओके, तो सभी प्रकार के लवण इस संस्तर में जमा होते हैं, मतलब एसिलरेटेड होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वॉशिंग आउट की जगह इन कहेंगे, वॉशिंग इन, या पोषक तत्वों का गतिहीन इमोबिलाइजेशन जोन कहते हैं। कैसे दोस्तों, अब मैं आपको इसको इस लाइन को बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने 4 संस्तर बनाए हैं, ए संस्तर,
बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। ठीक है दोस्तों, ओके। अब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो भी मजेदार चीज है वो ये है कि ओ संस्तर में जैसे कोई भी बारिश आती है, बारिश में आपके पोषक तत्व हो या आपके लवण हो, वो घुल करके कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। इस बी संस्तर में आकर के जमा हो जाते हैं, यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। किसमें दोस्तों, बी संस्तर में। करेक्ट दोस्तों, तो बी संस्तर में आकर के वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए इस संस्तर को क्या कहते हैं, लवणों का जमा स्तर कहते हैं। तीसरा, इसको वॉशिंग इन कहते हैं, उसको वॉशिंग आउट कहते थे, क्योंकि इसके अंदर सारे जाकर के इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लवण है या पोषक तत्व तो रुक नहीं रहा, इसलिए तो वॉशिंग आउट हो गया। और इससे नीचे वाले में जाकर के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको हो गया वॉशिंग इन। करेक्ट दोस्तों, ओके। तो इसको वॉशिंग इन पद या वॉशिंग इन या पोषक तत्वों का इमोबिलाइजेशन, मतलब गतिहीन। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, पोटास था, जिंक था, वो घुल करके नीचे आकर के इकट्ठा हो गया है सारा। करेक्ट प्यारे दोस्तों, ओके। अब इसके बाद में बोले दोस्तों, इस संस्तर को अधोमृदा संस्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मिट्टी में एक लेयर पाई जाती है। आपने कभी दोस्तों देखा होगा, आप जब भी कोई भी सोइल को यानी खुदाई करते हैं, उस सोइल को तोड़ते हैं, तो नीचे एक कठोर आवरण मिलता है आपको, एक कठोर लेयर पाई जाती है मिट्टी की। उस कठोर परत को ही अधोमृदा सतह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधोमृदा संस्तर कहते हैं। जैसे जैसे आप खोदते हुए नीचे तक जाएंगे दोस्तों, तो आपको एक कठोर लेयर जो पाई जाएगी, कठोर लेयर जो होती है, जिसके नीचे पानी धीरे धीरे सोखा जाता है या जिसके नीचे पानी धीरे धीरे जाता है, वही आपका अधोमृदा संस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अधोमृदा संस्तर कहलाता है। और इस तरह की मृदा में कृषक क्रियाएं संभव नहीं होती है। ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऐसी मिट्टी में आप कोई भी कृषि कार्य संभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी आप कभी प्लान बनाते हैं कि मुझे पौधे लगाने हैं या मुझे बाग लगाना है, तो आपसे एक सलाह की जाती है दोस्तों कि आपका जो सोइल है, वहां का जो मिट्टी है, उसका सैंपल जरूर लेकर के आए, जिससे कि वहां ये पता लगाया जाए, या आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों कि आपकी जो खेत की मिट्टी है या आपके खेत की जो सॉइल है दोस्तों, उस सॉइल में कितनी गहराई तक, मतलब आपकी जो मिट्टी है या आपकी जो सॉइल है, उसमें कितनी गहराई नीचे आपका कठोर परत है। तो आपको लोग दोस्तों, आपको किसान बोलता है कि मेरा जो खेत है उसमें जो सॉइल है, उसमें जो नीचे गहराई है वो 10 फीट है, 10 फीट नीचे मेरे यहाँ पे बहुत कठोर जमीन पाई जाती है। तो आपको उतली जड़ वाले पौधों की सिफारिश की जाती है। जैसे आपको छोटे पौधे, जैसे आपको बोला जाएगा कि आप अमरूद यहाँ लगा लीजिए, आप यहाँ बेर लगा लीजिए, कश्मीरी एप्पल बेर लगा लीजिए, रेड गोला बेर लगा लीजिए, या अन्य जो कम वर्दी वाले पौधे हैं वो आप लगा लीजिए। आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे आंवला लगाइए, आम लगाइए, क्योंकि उनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, बहुत डीप जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। करेक्ट दोस्तों, हाँ। तो इस संस्तर को अधोमृदा संस्तर कहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है कि इसके नीचे क्या, इस संस्तर के नीचे क्या होता है, कठोर आवरण पाया जाता है। और इस तरह की मृदा में कृषक क्रियाएं संभव नहीं होती है। यहाँ पे आप कोई भी कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे कोई कृषि कार्य करते भी हैं, तो आपको यहाँ पे खेती में वो लाभ नहीं मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पे उत्पादन भी होगा तो आपका बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। इसमें आपको दोस्तों ये विशेष जानकारी और विशेष ध्यान रखना है कि इस मृदा में खेती संभव नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों कि कौन से मृदा संस्तर में खेती संभव नहीं है, तो आप करेक्ट आंसर देने वाले हैं दोस्तों इल्यूवियल या बी संस्तर में। ठीक है, तो इल्यूवियल या बी संस्तर में आप क्या नहीं कर सकते हैं, खेती संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कठोर परत है, लवण है और इसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है प्यारे दोस्तों। करेक्ट दोस्तों, ओके। अब इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये है कि सी संस्तर। कौन सा दोस्तों, सी संस्तर। ओ संस्तर मतलब ऑर्गेनिक संस्तर, ए मतलब एलुवियल, बी मतलब इलुवियल, सी मतलब सी संस्तर। ये अल्प विकसित मृदा संस्तर है, जिसे पैतृक स्तर भी कहते हैं। ए संस्तर को खोदने के बाद में, यानी ए संस्तर की गहराई के बाद में बी संस्तर, फिर सी संस्तर और फिर कौन सा दोस्तों, आर संस्तर।
तो जैसे मैं पहले बात करूं कि ओ संस्तर ऑर्गेनिक संस्तर, ए संस्तर एलुवियल, बी संस्तर एलुवियल और सी संस्तर आपका जो अल्प विकसित है। तो जैसे आपने देखा दोस्तों, ऊपर की जो सॉइल थी कार्बन वाली वो बहुत सॉफ्ट थी, फिर उसके नीचे गए आप थोड़ी सी हार्ड सॉइल मिली, बी संस्तर में आपको थोड़ी और ज्यादा हार्ड मिली, और तीसरे संस्तर में आप जाते हैं दोस्तों तो वहां तो आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड सॉइल मिलने वाली है, कई जगह तो आपको पत्थर का भी सामना करना पड़ सकता है। वो आपका सी संस्तर होता है। और जो सी संस्तर होता है इसको पैतृक पदार्थ मतलब पेरेंट मटेरियल जो होता है दोस्तों वो संस्तर भी कहते हैं। ये अल्प विकसित मृदा संस्तर है, इसका कोई खास विकास नहीं होता है, इसका कम ही विकास होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप न कोई कृषि कार्य कर सकते, यहाँ से न आप कोई और उम्मीद रख सकते, क्योंकि यहाँ से आपको खनिज पोषक तत्व मिलने वाले हैं दोस्तों। क्या मिलने वाले हैं? खनिज पोषक तत्व मिलने वाले हैं, इसलिए इसको खनिज संस्तर भी कह सकते हैं आप दोस्तों। क्या कह सकते हैं? खनिज संस्तर, खनिज संस्तर भी इसको कह सकते हैं, मिनरल्स होरिजन कह सकते हैं, खनिज संस्तर इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस खनिज संस्तर में आपका जो निकलता है लोहा निकलता हो, चाहे से चांदी निकलती हो, चाहे से कॉपर निकलता हो, चाहे से जिंक निकलता हो, चाहे से सोना चांदी जो भी निकलता है दोस्तों वो इसी संस्तर से निकलते हैं। किससे? सी होरिजन से या सी संस्तर से निकलता है। ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कौन से मृदा संस्तर से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी संस्तर। या आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ कौन से मतलब संस्तर से निकाले जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी संस्तर। तो ये आपका खनिज संस्तर है, जीवाश्म संस्तर भी कह सकते हैं, जीवांश पदार्थ, जीवांश पदार्थ संस्तर भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। ये जीवांश पदार्थ संस्तर भी है आपका, कौन सा है? जीवांश पदार्थ। इसमें बहुत सारे जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारी मतलब आपकी ऐसे दुर्लभ जो चीजें हैं वो यहाँ पाई जाती है, जैसे पेट्रोलियम हो, गैस हो, या आपका सोना चांदी जो भी धातु हो, अधातु हो, वो सारी यहाँ से निकाली जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्तर है दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत मजबूत और शानदार संस्तर है दोस्तों। ठीक है, इस संस्तर में दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह की मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा होते हैं। जैसे आपने 10 फीट तक जैसे आपने खुदाई की तो आपको 20 संस्तर मिल गया, नीचे हार्ड लेयर मिल गई जिसको मृदा सतह कहते हैं। फिर उसके नीचे आप खोदते हैं तो दोस्तों सी संस्तर मिलता है, और सी संस्तर में तो आपको मैंने बता ही दिया है, बहुत मजेदार चीजें और बहुत कीमती चीजें आपको मिलने वाली है। ग्रेनाइट की बात करें, कोई भी मतलब मार्बल्स की बात करें तो वो यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सी संस्तर आपका बहुत कमाल का संस्तर होता है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मजेदार है कि ए प्लस बी संस्तर होता है दोस्तों, ए प्लस बी संस्तर, ए प्लस बी संस्तर को हमेशा सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोलम। दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं दोस्तों? सोलम कहते हैं। ए प्लस बी को मिलाकर के क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को हमेशा रिगोलित कहते हैं, जिसमें तीनों संस्तर हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? रिगोलित। और रिगोलित हमेशा मृदा का निर्माण करता है, रिगोलित। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? रिगोलित। क्या कहते हैं? रिगोलित। और रिगोलित क्या करता है दोस्तों? मृदा का निर्माण करता है, मिट्टी का निर्माण करता है। करेक्ट, रिगोलित में मिट्टी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपको मैं आगे बता रहा हूं। उससे पहले मैं ए प्लस बी संस्तर दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। तो सी संस्तर होता है दोस्तों वो सोलम परत जो होती है उसके नीचे उपस्थित होता है। तो यह संस्तर सोलम परत ए प्लस बी होरिजन के नीचे पाया जाता है। सीधी सी बात है, क्योंकि ए प्लस बी संस्तर के नीचे क्या है दोस्तों? सी संस्तर है। ए प्लस बी के नीचे ही तो है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सोलम संस्तर के नीचे कौन सा संस्तर पाया जाता है। अब आप लोग समझेंगे कि यार ये सोलम संस्तर कौन सा आ गया, तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, बिल्कुल आज ही पढ़ा है आपने दोस्तों। ए प्लस बी संस्तर है, दोनों को मिलाकर सोलम कहते हैं। और इस सोलम के नीचे जो तीसरा संस्तर पाया जाता है जिसको आप सी संस्तर, खनिज संस्तर, या आप उसको क्या कहते हैं, एक बहुत ही मजेदार शब्द है जीवाश्म पदार्थ संस्तर, उसके नीचे क्या होता है? सी संस्तर पाया जाता है।
जिसको A+B ओरिजिन के नीचे वाला सी संस्तर कहा जाता है। करेक्ट दोस्तों, ओके। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा होते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वो ये है कि सोलम जो आपका होता है दोस्तों, सोलम क्या कहलाता है? तो A+B संस्तर सोलम कहलाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि A+B संस्तर क्या कहलाता है दोस्तों? सोलम कहलाता है। और मृदा के A एवं B संस्तरों को संयुक्त रूप से सोलम कहते हैं। इसके बारे में आपने देख लिया है दोस्तों। और इसको ट्रू सोइल भी कहते हैं, इसको सत्य मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सत्य मृदा भी कहते हैं। इसी सोलम को सत्य मृदा भी कहते हैं, इसके नाम से भी इसको पुकारते हैं, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। तो A+B दोनों संस्तर मिलकर क्या कहलाता है दोस्तों? सी संस्तर कहलाता है, वो मतलब आपका सोलम कहलाता है। और सोलम को ट्रू सॉइल्स भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसके नीचे सी संस्तर पाया जाता था, जिसको अपन ने खनिज रिगोलित, वो मतलब खनिज तत्व भी कहते थे। तीसरा है रिगोलित। रिगोलित एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है दोस्तों, जो एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि मृदा के A+B+C संस्तरों को संयुक्त रूप से रिगोलित कहते हैं, और रिगोलित ही मृदा का निर्माण करता है। ये बहुत ही कमाल की लाइन है, जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया ऊपर आपको कि आपका जो रिगोलित होता है दोस्तों, वो मिट्टी का निर्माण करता है, मृदा का निर्माण करता है। जहां से क्वेश्चन के छपने की और आने की पूरी मजेदार संभावना रहती है दोस्तों। रिगोलित में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिगोलित और सोलम शब्द आप दोस्तों पहचान चुके हैं। सोलम आपका A+B है, जिसको ट्रू सॉइल कहते हैं। रिगोलित A+B+C है, जिसको मिट्टी के निर्माण के लिए काम में लेते हैं, इसको मिट्टी निर्माण संस्तर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा है। अब इसके बाद में दोस्तों एक वर्ड और आता है, बहुत ही मजेदार वर्ड दोस्तों आता है, जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या कहते हैं दोस्तों? टॉप सॉइल, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ रिगोसॉल की। एक वर्ड और है दोस्तों, जिसको बहुत ही मजेदार वर्ड के नाम से जानते हैं, रिगोसॉल कहते हैं। रिगोसॉल क्या कहते हैं दोस्तों? रिगोसॉल। मृदा के अविभक्त जोनल संस्तरों को रिगोसॉल कहते हैं। इसका मतलब आप समझे दोस्तों क्या होता है? हाँ, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी प्रमुख रूप से आपको 4 संस्तर बताए। सबसे ऊपर वाला आपका O, फिर उसके नीचे A, फिर उसके नीचे B, फिर उसके नीचे C। तो O, A, B, C। एक मृदा में कितने संस्तर हो गए? 4 संस्तर हो गए। करेक्ट दोस्तों। लेकिन आपको बहुत ही मजेदार बात बताऊं दोस्तों, कुछ मिट्टी ऐसी होती है वहां पे ये संस्तर पाए ही नहीं जाते। सीधी एक ही जैसी मिट्टी आपको मिलने वाली है लगातार। आप ज्यादा गहराई तक जाते रहेंगे तो आपको एक जैसी मिट्टी मिलने वाली है। 10 फीट नीचे भी वही मिट्टी है, 20 फीट नीचे भी वही है, 30 फीट नीचे मिट्टी भी वही है। मतलब एक ही जैसी मिट्टी आपको दिखाई देने वाली है। उसको क्या कहेंगे दोस्तों? रिगोसॉल। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि मृदा के अविभक्त जोनल संस्तरों को, यानी जो अविभक्त होते हैं, यानी जो विभक्त नहीं होते हैं, मतलब जैसे ऐसे नहीं होते हैं कि OABC में विभक्त हो, ऐसा नहीं होता है उनमें, वो अविभक्त होते हैं। तो ये जो अविभक्त होते हैं इनको रिगोसॉल कहते हैं। करेक्ट दोस्तों, ओके। एक शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको बोलते हैं फर्रोसॉइल। फर्रोसलाइस बोलते हैं इसको, फर्रोसलाइस। फर्रोसलाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो इसमें दूसरी लाइन है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्यारे दोस्तों को ये लाइन याद होना बहुत जरूरी है कि 1 हेक्टेयर मृदा की 0 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत जो हल द्वारा जोती जाती है। आपकी सोइल है, जैसे दोस्तों आपकी ये मिट्टी है, इस मिट्टी में आप बात करें दोस्तों 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक आपकी जो मिट्टी होती है, जिसको आप हल के द्वारा या प्लाऊ के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसमें जुताई करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसी सॉइल को फर्रोसलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी सॉइल को फर्रोसलाइज कहते हैं। करेक्ट दोस्तों। अब सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर जो आपकी मिट्टी थी, इस मिट्टी को उन्होंने वेट किया, तोला। तो इसमें क्या किया उन्होंने? शुष्क वजन के आधार पे, मतलब सूखी मिट्टी ली और उसको तोला, तो उसका वजन निकला दोस्तों 2.5 × 10⁶ kg प्रति हेक्टेयर, यानी 150 टन प्रति हेक्टेयर आपका सोइल निकला दोस्तों।
जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों। ये वेट पूछा जा सकता है आपसे कि 1 हेक्टेयर जो मृदा होती है, जैसे आपको मैं बताऊं दोस्तों, 1 हेक्टेयर जो आपकी मिट्टी है दोस्तों, इस 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन कितना होता है दोस्तों, 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन होता है दोस्तों आपका 2.5 × 10⁶, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, मतलब 150 टन प्रति हेक्टेयर। करेक्ट दोस्तों। तो 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन आप लोगों को पता लग चुका है। ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। उसको फर्रो स्लाइस कहते हैं। जिस खेत में आप खेती करते हैं और जिसमें आप हल चलाते हैं, जिसमें आप प्लाऊ काटते हैं, जिसमें आप हैरो चलाते हैं, उसको फर्रो स्लाइस कहते हैं। और देखिए कि सामान्यतः सभी फसलों की बुआई जुलाई एवं जड़ें सतही मृदा या फर्रो स्लाइस में होती है। हाँ देखिए दोस्तों, ये लाइन ऐसे है दोस्तों कि सामान्यतः सभी फसलों की बुआई जो जुलाई एवं उनकी जड़ें जो होती है दोस्तों, वो मृदा या फर्रो स्लाइस में होती है। हाँ, इस लाइन को आप तो मजेदार लाइन से दोस्तों समझें। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं दोस्तों। जैसे आपका ये कोई भी सॉइल है, जैसे बात करें दोस्तों, कोई भी आपकी जो मिट्टी है दोस्तों आपकी, जैसे ये कोई भी सॉइल है और इस सॉइल में आपने कोई भी पौधा लगाया है, उसकी जड़ें नीचे आती है दोस्तों, उसकी जड़ें नीचे आती हैं और ये आपका पौधा होता है दोस्तों, पौधा, ठीक है। हाँ, तो ये जड़ें आपकी जो आती है दोस्तों, वो 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक आती हैं। कितनी गहराई तक आती है दोस्तों, 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक आती हैं। करेक्ट दोस्तों। हाँ, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 0 से 15 सेंटीमीटर की एक जो मोटी परत है उसी को फर्रो स्लाइस कहते हैं। तो पौधे की जड़ें ज्यादातर है ना 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है। इसलिए ये लाइन ये बोली गई है कि जो आपकी सामान्य जो कोई भी फसल होती है उसकी जड़ें हमेशा फर्रो स्लाइस में रहती हैं। किस में रहती है दोस्तों, फर्रो स्लाइस में रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। इससे पहले दोस्तों एक लाइन बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो ये है दोस्तों, एक टॉप सॉइल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। टॉप सॉइल, कौन सी सॉइल, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है दोस्तों, 0 से 15 सेंटीमीटर, 0 से 15 सेंटीमीटर गहरी मृदा को, 0 से 15 सेंटीमीटर गहरी मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों, टॉप सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टॉप सॉइल कहते हैं, जिसमें खेती संभव होती है, जिसमें खेती संभव होती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें खेती संभव होती है, जिसमें खेती क्या होती है दोस्तों, संभव होती है। क्या होती है दोस्तों, जिसमें खेती करना संभव हो, जिसमें खेती संभव होती है, जिसमें आप खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो टॉप सॉइल क्या हो गया दोस्तों आपका, 0 से 15 सेंटीमीटर की जो आपकी गहराई की जो सॉइल पाई जाती है, जिसमें आप कोई भी खेती करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, उसको हमेशा टॉप सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, टॉप सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो आपके 4 मृदा संस्तर थे। वो संस्तरता जो वनों की भूमि में पाया जाता है दोस्तों, और वो आपकी जो सामान्य भूमि होती है या जिसमें आप खेती करते हैं उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। करेक्ट दोस्तों। इसके बाद में आपने बी संस्तर के बारे में अध्ययन, ए संस्तर के बारे में अध्ययन किया। ए संस्तर को हमेशा खनिज संस्तर कहते हैं, उसको हमेशा वॉशिंग आउट संस्तर कहते हैं, निकलन वाला संस्तर कहते हैं, जिसमें आप सभी प्रकार की खेती करते हैं, उसमें आपको खनिज जो पदार्थ होते हैं, आपके ऊपर वाले खनिज जो संस्तर होता है उसके नाम से इसको पुकारते हैं दोस्तों। बी संस्तर जो आपका होता है दोस्तों, इसको इलुवियल संस्तर भी कहते हैं, वॉशिंग इन संस्तर भी कहते हैं, लवण संस्तर भी कहते हैं, क्योंकि सारे लवण वहीं पर आकर के जमा होते हैं आपके, तो उसको बी संस्तर कहा जाता है। उसमें आप बिल्कुल कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत हार्ड और कठोर जमीन पाई जाती है, वहां पे आप कोई फलदार पौधे भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सी संस्तर जो आपका बहुत महत्वपूर्ण था और इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सी संस्तर में आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, जिंक, जितने भी आपके हैं, एल्यूमिनियम, सारा नीचे से पेट्रोलियम पदार्थ सारा सी संस्तर से निकलता है।
तो जो सी संस्तर है दोस्तों आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर करते रहिए सारे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप न्यूनता पहुंचाते रहिए दोस्तों, क्योंकि जितने लोगों तक न्यूनता पहुंचेगा दोस्तों उतना ही मज़ेदार आपका ये सॉइल का पार्ट होता जाएगा। जितने दोस्त होंगे मैं भी उतना ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े के साथ पढ़ाता रहूँगा, और ज़्यादा मेरे में भी एनर्जी रहेगी, क्योंकि जो एनर्जी बूस्टर है मेरी वो आप युवा पीढ़ी है, अब युवा ही मेरी एनर्जी है दोस्तों। तो जिस प्रकार की एनर्जी आप मुझे देंगे मैं आपको उसी प्रकार का आउटपुट दूंगा दोस्तों। जिस प्रकार से प्लेन को जो ईंधन दिया जाता है जिससे से उसकी स्पीड बनती है, पेट्रोल गाड़ी वाली, डीजल वाली गाड़ी हो, केरोसिन वाली, वो आप सब जानते ही हैं। फिर जितना अच्छा पेट्रोल होगा, ईंधन होगा, उतने ही अच्छा एवरेज देगी। तो आप जितना दोस्तों लाइक शेयर करें, सारे दोस्त फटाफट 5-5 दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका और मजेदार और रोचक इसको बनाया जा सके। हाँ तो दोस्तों अपन सी संस्तर की बातें कर रहे थे कि जो सी संस्तर आपका होता है दोस्तों, तो सी संस्तर में क्या होता है दोस्तों, सी संस्तर में आपका मतलब खनिज पदार्थ पाया जाता है, आपका गैस वैस पाई जाती है। वहां पर आप कोई प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। वहां जड़ों की, बड़े जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें सी संस्तर तक पहुंच जाती है। जैसे आपके बड़े फलदार पौधे हो जिनकी जड़ें बहुत गहरे तक होती है, वो सी संस्तर तक पहुंच जाती है दोस्तों। तो सी संस्तर तक केवल आपके फलदार पौधों की जड़ें पहुंच सकती हैं, बाकी और आपके जैसे खेती की जड़ों की बात करें तो वो नहीं पहुंचने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके। तो टॉप सॉइल आपने देख लिया है कि 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई की जो मिट्टी होती है, और उसमें आप जो एग्रीकल्चर करते हैं दोस्तों, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे दोस्तों टॉप सॉइल। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक के बाद में बात करते हैं, इसी से संबंधित है चट्टानों के प्रकार। क्या दोस्तों, चट्टानों के प्रकार, जहां से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना भी रहती है दोस्तों चट्टानों के प्रकार से। तो चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं आप दोस्तों, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये तो नेचुरल बॉडी है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है दोस्तों। पेडोलॉजी बीवी डोकुचेव साहब ये बात बोल के गए थे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। करेक्ट दोस्तों, नेचुरल बॉडी है। ठीक है, हाँ। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये शब्द भी अपन ने खूब पढ़ा है आराम से कि चट्टानों का जो अध्ययन आप लोग करते हैं, चट्टानों के बारे में जो आप पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में जो आप स्टडी करते हैं, उसको आप पेट्रोलॉजी कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं दोस्तों, पेट्रोलॉजी। करेक्ट दोस्तों, ओके। अब सबसे पहले आप बात करें दोस्तों, चट्टानों की 3 प्रकार होते हैं। एक आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी परतदार जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं, तीसरी कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। आग्नेय चट्टान को आग्नेय स्रोत कहते हैं, परतदार को सेडिमेंट्री कहते हैं, कायांतरित को दोस्तों क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक या रूपांतरित कहते हैं। करेक्ट दोस्तों, हाँ। तो सबसे मजेदार बात दोस्तों इनमें यह है कि जो आपकी आग्नेय चट्टान है दोस्तों, आपकी जो आग्नेय स्रोत है, इसके उदाहरण आपसे पूछा जाता है तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट नाम के 2 आपके पत्थर निकलते हैं। ग्रेनाइट दुनिया का सबसे महंगा पत्थर में से एक होता है दोस्तों। हाँ, तो ग्रेनाइट जो होता है दोस्तों वो आग्नेय चट्टान का एक प्रारूप है, उसी का एक रूप है। बेसाल्ट भी इसी का एक रूप है। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों एग्जामिनर द्वारा कि जो आग्नेय चट्टान होती है प्यारे दोस्तों, आग्नेय चट्टान का संबंध है किससे, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, चूना पत्थर से, बालू पत्थर से, डोलोमाइट से। करेक्ट दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या ग्रेनाइट कौन सी चट्टान का टाइप है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आग्नेय चट्टान है उसको ग्रेनाइट या बेसाल्ट के अंदर अध्ययन करते हैं। और परतदार चट्टान की एक खास विशेषता होती है दोस्तों, जितने भी पत्थर होते हैं, चाहे से चूना पत्थर हो, चाहे से बालू पत्थर हो, चाहे से डोलोमाइट हो, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री यानी कि आपके परतदार में अध्ययन किया जाता है, परतदार चट्टान में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित जिसको मेटामॉर्फिक भी कहते हैं। इसमें संगमरमर आपका आता है, क्वार्टेज आता है दोस्तों, स्लेट आती है। तो संगमरमर, क्वार्टज और स्लेट तीनों किस में आती है दोस्तों, कायांतरित या रूपांतरित में। आग्नेय चट्टान में आपने देखा कौन कौन आ गया दोस्तों, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आ गया है, जबकि परतदार में बालू का पत्थर है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट आ गया है। और आपका जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कायांतरित चट्टान, जिसमें संगमरमर आपका दोस्तों आ गया है, क्वार्टजाइट उसमें आपका आ गया है, स्लेट उसमें आपका आ गया है। तो तीनों के बारे में आपने देखा कि इसमें कौन कौन सा कहाँ कहाँ उपस्थित होता है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ते हैं दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आग्नेय चट्टान।
आग्नेय चट्टान होता क्या है, किसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्या इसकी विशेषता है, कहाँ ये पाया जाता है, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आग्नेय चट्टान जो आपकी होती है दोस्तों, आग्नेय रोग जो आपकी होती है, आपने कभी देखा होगा दोस्तों कि अधिक तापमान के कारण पिघले हुए लावे के पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे आपका भूमि से क्या होता है दोस्तों, एक आग का गुब्बार निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है दोस्तों, एक आग का गुब्बार निकलता है दोस्तों। और कई ज्वालामुखी ऐसी हैं, या कई दोस्तों आज भी ऐसी मतलब पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखियां निकली हुई हैं जो आज तक गर्म ही चल रही हैं या आज तक बह ही रही है। तो अंदर से गरम गरम जो लावा निकलता है दोस्तों, वो पृथ्वी की सतह पर आता है और पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडे तापमान से क्या हो जाता है दोस्तों, वो जम जाता है। और ये जो जमता है दोस्तों आपका, यही आपका ग्रेनाइट या बेसाल्ट बनता है। ग्रेनाइट या बेसाल्ट ये आपको जालोर जिले में सबसे ज्यादा मिलने वाला है दोस्त। जालोर जिले में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी। सिक्का वो आपका सिरोही, पाली, जालोर, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है। तो ये जो आपकी प्रकृति की जो दोस्तों आप देख रहे हैं, जहां से आपका ग्रेनाइट मतलब आपका गर्म लावा निकला और जमीन पे आकर के इकट्ठा होकर के ठंडा होकर के जम गया, और इतना ज्यादा जम गया कि वो एक पत्थर जैसी संरचना ले ली दोस्तों उसने, किसी विशेष प्रकार की। जैसे ग्रीन कलर की बात करें, रेड कलर की बात करें, ब्लैक कलर की बात करें, व्हाइट कलर की बात करें, कई प्रकार के रंगों में वो जमा हो गया दोस्तों। तो ये वही आपका क्या है दोस्तों, आपका लावा है। बिल्कुल मेरे साथ में मेरी युवा टीम जुड़ चुकी है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों। लगे रहिए, बिल्कुल आपका जरूर बहुत ही इसी प्रकार से आप कोशिश करते रहे तो एक दिन आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे दोस्तों, जिन ऊंचाइयों तक डॉक्टर कलाम साहब भी नहीं पहुंच पाए थे। वाह, लगे रहिए दोस्तों, बहुत शानदार। तो ठोस रूप से क्या होती है दोस्तों, आपकी अधिक तापमान के कारण पिघले हुए लावा जमीन पे आता है और वो जम जाता है, और जमने के बाद में आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट बनता है। इसे मूल चट्टान भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक। मूल चट्टान का मतलब है दोस्तों, मूल का मतलब होता है जड़। आप अच्छे से जानते हैं मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो जड़ या नींव भी कह सकते हैं इसको। बोलते हैं ना, जिस पौधे की जड़ जितनी मजबूत होगी दोस्तों, उस पौधे में उतनी ही जान होगी, उसमें उतनी ही ताकत होगी। आपको एक शब्द बोला जाता है कि आपका बेसिक मजबूत होगा तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये बेसिक वो ही है दोस्तों। ये अभी इस प्रकार से आप समझे कि एक सुपरवाइजर का ही सिलेबस है, सुपरवाइजर का ही कोर्स है। कौन, आग्नेय चट्टान। जितनी आग्नेय चट्टान मजबूत होगी, आगे वाला उतना ही स्ट्रॉन्ग बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, हाँ चलो। तो ये इसको क्या कहते हैं, मूल चट्टान कहते हैं, पेरेंट रॉक भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का 95% भाग इन्हीं से निर्मित होता है। आपकी जो मिट्टी है दोस्तों, सॉइल है, उसका 95 भाग जो आपका है वो आग्नेय चट्टान से ही निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों, आग्नेय चट्टान से। तो अधिक गर्मी के कारण क्या हुआ, लावा बाहर आया, नीचे बाहर आकर के पृथ्वी के ऊपर जम गया। जमने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, इतना ठोस हो गया कि वो पत्थर जैसा बन गया, और इसी को मूल रॉक भी कहते हैं, मूल चट्टान भी कहते हैं। और पृथ्वी की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक पपड़ी बनती है, जिसको 95% पपड़ी का भाग कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट, ओके। अब देखिए, ये दो प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है। किस प्रकार से आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है दोस्तों, उसके बारे में देखिए। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अम्लीय और एक होती है क्षारीय। अम्लीय जो होती है दोस्त है अम्लीय आग्नेय चट्टान, और एक क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो अम्लीय होती है दोस्तों, उसमें बात करते हैं, ये भूमि की सतह पर बनती है, वह अधिक सिलिका पाया जाता है। ज्यादा सिलिका पाया जाने के कारण ही ये क्या होती है, अम्लीय होती है। आपने एक लाइन पढ़ी होगी दोस्तों, बहुत मजेदार लाइन पढ़ी होगी कि चावल को सिलिका की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपका जो दोस्तों चावल होता है उसमें सिलिका बहुत ही लाभदायक होता है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बिल्कुल। अब आपने ये भी पढ़ा होगा दोस्तों कि चावल की खेती हमेशा कहाँ होती है दोस्तों, अम्लीय मिट्टियों में होती है। कौन सी मिट्टियों में होती है, अम्लीय मिट्टियों में। ये वही है दोस्तों। ग्रेनाइट जो होता है आपका वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है प्यारे दोस्तों,
अम्लीय प्रकृति का होता है। करेक्ट, ओके। क्षारीय होता है दोस्तों, ये भूमि की सतह के नीचे बनती है, वह कम सिलिका पाया जाता है। सिलिका नहीं पाया जाएगा तो सीधी सी बात है कि ये क्षारीय होगी, अम्लीय नहीं होगी। और अम्लीय के नीचे ये क्षारीय पाई जाती है, मतलब ग्रेनाइट के नीचे बेसाल्ट पाया जाता है। सीधी सी बात आप ऐसे याद रखें दोस्तों। तो अम्लीय होती है दोस्तों, वो उसमें सिलिका पाया जाएगा, क्षारीय में सिलिका नहीं पाया जाएगा। और ये भूमि की सतह के नीचे बनती है, ऊपर नहीं बनती है। ऊपर आपकी क्या बनती है दोस्तों? अम्लीय बनती है। तो ग्रेनाइट आपका अम्लीय हो गया और बेसाल्ट आपका क्षारीय हो गया। करेक्ट, ओके। तो जिसमें सिलिका ज्यादा होगा वो अम्लीय होगा, जिसमें सिलिका ज्यादा नहीं होगा वो क्षारीय होगा। करेक्ट दोस्तों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान है जिसका नाम है परतदार चट्टान। कौन सी है दोस्तों? परतदार चट्टान, जो बहुत महत्वपूर्ण है। परतदार चट्टान, परतदार चट्टान से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वायु एवं जल द्वारा प्राचीन चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ दूसरे स्थान पर जाकर परतों के रूप में जम जाते हैं। हुआ क्या दोस्तों? पुराने समय की बात है, हवा और जल के द्वारा कुछ पदार्थ विशेष रूप से बह करके चले गए। क्या हुआ दोस्तों? बह करके चले गए। जैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार शब्द आपने एक पढ़ा होगा। मजेदार दोस्तों शब्द एक आपने ये पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। होता क्या है कि आपकी जब नदियां आती हैं, आप नदियों से बजरी निकालते हैं, कुछ दिन बाद में जब नदी आती है तो वापस बजरी बहा करके लाती है, मिट्टी बहा करके लाती है और वापस उसको एक लेवल तक कर जाती है, उसको एक प्लेन तक कर जाती है। वैसा ही एग्जाम्पल दोस्तों ये है। हुआ क्या? आज से कुछ प्राचीन साल पहले क्या होता है, चट्टानें बह करके या कुछ पदार्थ बह करके हवा के द्वारा या जल के द्वारा बह करके आ जाते हैं और आगे जाकर के वो क्या होते हैं दोस्तों? जम जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। जम करके वो एक कठोर आवरण में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। तो यही आपका परतदार चट्टान है। यही क्या है दोस्तों? आपका परतदार चट्टान है। और इस परतदार चट्टानों में दोस्तों क्या हुआ? वनस्पति भी बह करके चली गई और उन वनस्पतियों का कोयला बन गया, पेट्रोलियम पदार्थ बन गए, तेल डीजल जो भी है आपके दोस्तों, वो जीवांश पदार्थ इनके बन गए। करेक्ट, हाँ। अब देखिए दोस्तों, परतदार चट्टानों में ही पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जैसलमेर में, बाड़मेर में पेट्रोल डीजल के कुएं पाए गए हैं, वहां पे पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। अब आपने दोस्तों एक लाइन ये भी सुनी होगी कि बालू पत्थर, चूना पत्थर, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है। तो उन जो चट्टानें थी, बालू का पत्थर थे, चूना पत्थर थे, उन्हीं के नीचे दोस्तों वो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण बालू पत्थर था, जिप्सम था, खड़िया थी, चूना पत्थर भी इसका राइट आंसर था दोस्तों, चूना पत्थर। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल थे, चूना पत्थर, बालू पत्थर, जिप्सम, खड़िया, ये सारे के सारे। करेक्ट दोस्तों। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी यहीं से मिलने वाला है, पेट्रोलियम पदार्थ भी आपका यहीं पाया जाता है, जीवांश पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत सारी वनस्पति है वो पानी के साथ में बह करके चली गई और इतना बह करके जाकर के आगे एक किस में बदल गई दोस्तों? आगे जाकर के ठोस रूप में बदल गई। करेक्ट दोस्तों, ओके। अब लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ, इसमें बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। कि कायांतरित चट्टान क्या होती है? ये चट्टानें उच्च दाब व ताप से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में परिवर्तित के फलस्वरूप बनती है। मतलब दोनों के बीच की है दोस्तों। मेटामॉर्फिक किसके बीच की है? आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान के बीच की कड़ी है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये चट्टानें उच्च दाब व उच्च ताप से आग्नेय एवं परतदार चट्टानों के परिवर्तन से बनी है और ये चट्टानें सबसे ज्यादा कठोर होती है, हार्ड होती है, और इतनी हार्ड होती है कि इनको तोड़ना बहुत खतरनाक कार्य होता है, क्योंकि संगमरमर, स्लेट और लकड़ी का कोयला यहीं से मिलने वाला है दोस्तों आपको। ठीक है, यहीं से मिलने वाला है। तो कायांतरित चट्टान है दोस्तों, ये आग्नेय चट्टान और औषधि चट्टान थी, उनके बीच का एक पार्ट है और सबसे मजबूत चट्टान कहलाने वाली है। आपने पढ़ा होगा कि रॉक स्ट्रॉन्ग चौधरी, ऐसे लिख के रखते हैं कई लोग, बिल्कुल, मतलब चट्टानों से मजबूत। कई दोस्त लिखते हैं ना ऐसे कि चट्टानों से मजबूत राजेश, चट्टानों से मजबूत राधा कृष्ण, ऐसे लिखते हैं कई दोस्त। हाँ,
तो ये वही रॉक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल चट्टान है, बहुत मजबूत चट्टान है। कोयला यहीं से मिलने वाला है, संगमरमर स्लेट यहीं से मिलने वाली है दोस्तों, बहुत हार्ड होती है। और कायंत्रित और वो आग्नेय और परत चट्टान के बीच का प्रारूप है। ठीक है दोस्तों, तो चट्टानें यही हैं आपकी। तीनों चट्टानों के बारे में आपने बहुत अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से अध्ययन किया। मृदा परिच्छेदिका के बारे में जाना, मृदा संस्तर के बारे में जाना। दोस्तों आज के लिए अपने लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।